कहाँ तक हो गया था? रिवीजन कल नहीं हो पाया था, स्टूडियो सेटअप हो रहा था थोड़ा चेहरा में ग्लो लाने के लिए। चलिए हम लोग कहाँ थे? पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और इसमें महान शासक की बात की जाएगी तो धर्मपाल आ जाएगा, ठीक है ना। और ये पाल वंश जो था ये कहाँ एक्टिव था? तो क्या बताना है? कली में क्या अगली कहाँ पर था? हाँ, बिहार में था एक्टिव, बंगाल में था, क्योंकि बताया जाता है कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूरा बंगाल बोला जाता था, एक ही में था। तो ये जो था कहाँ एक्टिव था? बिहार बंगाल में। और इसकी राजधानी जो है कहाँ थी? मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के सब जिले याद बनो, तो बिहार के मुंगेर में कहाँ है? ये इसकी राजधानी होती है, ठीक ना। ये जो थे कौन से धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। महान शासक की बात की जाएगी, जिसमें महान शासक जो होता है धर्मपाल होता है। इसके महान शासक कौन होता है? धर्मपाल होता है। ये जो होता है स्टार्ट कीजिएगा तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल होता है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो होता है यह स्थापना करवाता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है कौन? गोपाल। ये जो वीडियो है रिवीजन वीडियो है, पाल वंश से लेकर हमारे जितने राजपूत वंश है उनका रिवीजन वीडियो है, ठीक ना। एक इसके पहले रिवीजन का वीडियो डाल दिया गया है। तो और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जो है यहाँ पर हमारी खत्म होगी। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इनकी राजधानी मुंगेर, बिहार में जो है। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 750 में। कब किया गया था? 750 में पाल वंश की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर इसके महान शासक की बात की जाती है तो आ जाता है हमारा धर्मपाल। कौन आता है? धर्मपाल। और धर्मपाल जो होता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। और एक और सोमपुरी महाविहार, बहुत महाविहार जो है उसका स्थापना करवाता है, जो कि कहाँ पर है? बंगाल में, ठीक ना। और ये पहला ऐसा शासक होता है जो त्रिपक्षीय युद्ध में शासक भाग लेता है। त्रिपक्षीय युद्ध बताया गया है। कौन कौन से वंश का हो रहा था ये त्रिपक्षीय युद्ध? गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों शासकों के बीच हो रहा था त्रिपक्षीय युद्ध। किसके लिए? कनौज पर अधिकार करने के लिए। वही कनौज जिस पर हर्षवर्धन राज कर रहा था, मार के शशांक को, ठीक ना। तो त्रिपक्षीय युद्ध में ये भाग लेता है कौन? धर्मपाल, पाल वंश से। गुजराती कवि सोठल जो होते हैं धर्मपाल को कौन सा उपाधि? उत्तरापथ की उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करते हैं। और बताया गया सोमपुर महाविहार जो है, सोमपुर महाविहार का निर्माण जो होता है कौन कराता है? धर्मपाल। उदंतपुरी बौद्ध मठ, उदंतपुरी अगर विश्वविद्यालय की बात की जाएगी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात की जाएगी तब बताना है गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की गोपाल, क्या बताना है? गोपाल। लेकिन उदंतपुरी बौद्ध महाविहार बोलेगा, उदंतपुरी बौद्ध महाविहार बोलेगा तो ये बताना है आपको देवपाल। कौन बताना है? देवपाल। और विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल, और बौद्ध विहार देवपाल। और बताया जाता है कि जावा के शैलेंद्र वंशी एक डायनेस्टी होती है, जावा और सुमित्रा, ये जो है इंडोनेशिया के एक प्रायद्वीप है, जावा सुमित्रा, ठीक ना। इंडोनेशिया जब इधर आइएगा भारत के बिल्कुल पूर्वी साइड, ठीक ना, तो वहाँ पर म्यांमार के बाद देखिएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, इसके बाद नीचे देखिएगा तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। तो यहाँ पर इंडोनेशिया के जावा जो है वहाँ पर एक वंश एक्टिव था, वह था शैलेंद्र वंशी। और उसके शासक जो था कौन था? बालपुत्र। उसके अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में वो क्या कर दिया? बौद्ध विहार बनाने का अनुमति दिया।
बोल रहा था कौन सा, देवपुत्र, क्या नाम था इसका, बालपुत्र। बालपुत्र बोल रहा था कि साहब नालंदा में हम लोगों को क्या करना है, एक बौद्ध विहार बनाना है। तो उसके लिए अनुमति दे दिया था, कौन दिया था, देवपाल ने, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि इतने दूर दूर से यहाँ पर ये सभी जो थे, कहाँ से एक्टिविटी हो रही थी, सभी हो रही थी नाव से, ठीक ना। नाव से इंडोनेशिया यहाँ से भारत से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इंडोनेशिया से आकर यहाँ पर नालंदा में क्या करता है, एक बौद्ध विहार बनाता है। और बौद्ध विहार बनाने के लिए यहाँ पर देवपाल जो होता है उसे 5 गांव दान में देता है। क्या करता है, 5 गांव दान में देता है। तो गांव दान में देना इसका मतलब गांव उठा के नहीं दे दिया कि राज करो तुम, वहाँ से जितना भी टैक्स आता था वो सब किसको जाएगा, शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र को। और वहाँ से क्या करेगा, या नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट इसमें बात की है तो गोविंदा पाल, क्या हो जाएगा, गोविंदा पाल। पाल वंश का स्टार्टिंग में बोला जाएगा तो गोपाल, स्टार्टिंग का शासक गोपाल, और अंतिम बोलेगा तो गोविंदा, गोविंदा पाल, गोपाल गोविंदा, गोपाल गोविंदा, याद रखिए, गो गोपाल और गो से गोविंदा, चल गए। फिर इसके बाद सेन वंश आते हैं, कौन आते हैं, सेन वंश। तो सेन वंश की स्थापना जो होता है सामंत सेन ने किया था। किसने किया था, ये जो चल रहा है सीमावर्ती क्षेत्रों में जो शासन चल रहा है, सीमा लास्ट पर भारत के इस तरफ जो शासन चल रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो सामंत सेन होता है, सेन वंश के संस्थापक कौन होता है, सामंत सेन। और ये जो होता है राढ़ में स्थापना करता है सेन वंश की। राढ़ जो कि है बंगाल में, कहाँ पर, बंगाल। और उस समय बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब अलग नहीं था, सब एक में था। तो बंगाल में जो है, बंगाल के राढ़ में क्या करता है, सामंत सेन सेन वंश की स्थापना करता है। इसकी राजधानी जो होती है नदिया होती है। कहाँ होती है, नदिया होती है। और नदिया भी कहाँ पर है, बंगाल में। नदिया कहाँ पर, बंगाल में, लखनऊती जिसको बोलते हैं। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन होता है, विजय सेन। कौन होता है, विजय सेन, बलाल सेन, लक्ष्मण सेन, ठीक है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक की बात की जाएगी तो विजय सेन। स्वतंत्र शासक कौन होता है, विजय सेन। कौन, किस धर्म को मानता था, शैव धर्म को। किस धर्म को, शैव धर्म को। दान सागर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना जो है कौन करता है, बाल सेन। कौन करता है, बाल सेन, बलाल सेन, सॉरी। दान सागर, अद्भुत सागर, ये सभी ग्रंथ जो होती है इनकी रचना बलाल सेन करता है। और अद्भुत सागर अधूरा था तो उसको पूरा करने का काम जो है लक्ष्मण सेन करता है। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में एक बुक लिखा जाता है गीत गोविंद। कौन सा बुक, गीत गोविंद। और गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। जयदेव क्या है, गीत गोविंद के लेखक। पवन दूत एक है, उसके लेखक धोई हो जाते हैं। कौन, धोई, बता रहे नो, पवन दूत के लेखक धोई हो जाते हैं। अब ब्रह्मांड सर्वस्व के लेखक जो होते हैं हाल युद्ध हो जाते हैं। और ये सभी जो होते हैं कभी किसके दरबार में रहते थे, थप्पड़, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हाला युद्ध जो है लक्ष्मण सेन इसको प्रधानमंत्री बना देता है। क्या करता है, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। लक्ष्मण सेन किसको, हाला युद्ध को जो प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री जो है बना देता है इसको। विजय सेन जो होता है देवपड़ा में पद्मनेश्वर मंदिर का निर्माण करता है, जो कि क्या थी, शिव जी की एक मंदिर है। सेन राजवंश प्रथम ऐसा राजवंश था जो अपना अभिलेख जो है हिंदी में छपवाया है, हिंदी में लिखवाया है। लक्ष्मण सेन क्या था, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक होता है। कश्मीर के राजवंश, अब हम लोग पढ़ते हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासकों का यहाँ पर दिया गया क्रम, एक होता है कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कश्मीर में कितने शासक, 3 गो वंश याद रखिएगा। कौन कौन से,
कारकोट, उत्पल, लोहार। कारकोट, उत्पल, लोहार कश्मीर के शासक है। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है तो बताया गया था राज तरंगणी। कहाँ से? राज तरंगणी। और राज तरंगणी के लेखक कल्हण। राज तरंगणी के लेखक कौन हो जाएंगे? कल्हण। और यहाँ से हमें जानकारी मिलती है ये कश्मीर के वंशों की। तो फर्स्ट यहाँ पर कारकोट वंश। तो कारकोट वंश की स्थापना जो है कौन करता है? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन जो होता है क्या करता है? कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना करता है। ह्वेनसांग के शासनकाल में ह्वेनसांग इसके शासनकाल में कौन सा है? दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो होता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था ह्वेनसांग चीन यात्री, वह किसके शासनकाल में आता है? कश्मीर दुर्लभ वर्धन के समय। ठीक है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा शक्तिशाली राजा? हाँ, ललितादित्य मुक्तापिंड। ललितादित्य मुक्तापिंड ये क्या हो जाएगा? कारकोट वंश का शक्तिशाली शासक। कारकोट वंश के बाद कौन सा वंश आता है? उत्पल वंश। तो यहाँ पर इस वंश के संस्थापक अवंती। उत्पल अवंती, उत्पल अवंती याद रखिए। उत्पल अवंती, उत्पल वंश के शासक। दिमाग इन्होंने घुमा था। जब एक वर्ड बोल दो, एक वर्ड जो चिल्ला के बोल दो, बस दिमाग हमारा इजे है। दिमाग लगाता रहता हूँ, दिमाग लगा के हम वर्ड भी बन जाए। ये प्रार्थना बोले बड़ो जय हिंद खाली करे होता है। जय हिंद अंत में कैसे बोला जाता है? जय हिंद। जय वर्ड लड़कियाँ बोलती है नहीं है प्रार्थना में सब, पीछे से पूरा जय है वही कर रहा है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर कौन सा शासक आता है? उत्पल वंश। कारकोट वंश के संस्थापक याद रखिए, 12 थाप लगे के थाप में लड़ जीबू। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापिंड। फिर इसके बाद उत्पल वंश आता है। उत्पल वंश को होते हैं अवंती वर्मन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना कौन करता है? अवंती वर्मन। अवंतीपुर कौन बनाता है नगर? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के ये जो होता है उत्पल वंश की एक शासिका रानी बनती है, दीदा। दीदा 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 याद रखिए। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर जो होता है कौन शासन करता है? उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर शासक लोहार वंश करता है। कौन सा वंश? लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं? संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज होते हैं। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की करती है। संग्राम राज के बाद जो होता है अनंत होता है। इसकी पत्नी इसमें भागीदारी निभाती है। कौन सी? सूर्यमती। पूरा है ना? सूर्यमती। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि, कई भाषाओं का ज्ञाता था। हर्ष कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण जो राजतरंगिणी लिखे हैं वह भी हर्ष के क्या थे? कवि थे। उसके पास में जाकर कुछ पूछने वाले की कैसे लिखाई भैया, ठीक ना। जय सिंह लोहार वंश का जो होता है क्या होता है? अंतिम शासक होता है और 1128 से 1155 तक शासन करता है। और इसी के साथ जो होता है कश्मीर राजवंश समाप्त होता है। राज तरंगिणी बताया गया है, किसने लिखा है? कल्हण। तो कारकोट वंश के संस्थापक वो दुर्बल वर्धन। और इसके बाद उत्पल वंश के अवंती वर्मन। और लोहार वंश लोहा को ग्राम के बाद संग्राम राज। क्या करने आया है यहाँ पर? लोहार वंश के शासक संग्राम राज। फिर इसके बाद हम
कामरूप या वर्मन वंश को थोड़ा सा देखते हैं। तो वर्मन वंश में ज़्यादा नहीं देखना है। इसकी संस्थापक पुष्य वर्मन करता है। कौन करता है? पुष्य वर्मन करता है। और राजधानी कहाँ होती है? प्रागज्योतिष। क्या होती है? प्रागज्योतिष। अब राजपूत वंश यहाँ पर है लास्ट हमारा। तो राजपूत वंशों की उत्पत्ति जो होती है तो गुर्जर प्रतिहार वंश। स्टार्टिंग में हमारा है गुर्जर प्रतिहार वंश और इसके शासक हो जाते हैं संस्थापक नागभट्ट प्रथम। क्या होते हैं? गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। यह बताया गया कि बड़े बड़े एग्जामों में बताना है कि हरिश्चंद्र, कौन सा? हरिश्चंद्र बता देना है कि ये स्थापना किए थे, मतलब स्टार्टिंग शासन कर रहे थे गुर्जर प्रतिहारों में। फिर इसके बाद बताया वास्तविक शासक तो वत्सराज, वास्तविक शासक वत्सराज। लेकिन लूसेंट के हिसाब से पूछेगा यहाँ पर, वनडे एग्जाम में यही पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम, या नागभट्ट प्रथम नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा या वत्सराज होगा। 3 गो, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक हमारा वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार कहाँ कहाँ शासन कर रहा था? तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, याद रखिएगा, ठीक ना। तो नागभट्ट सेकंड जो होता है ये गोविंद तृतीय को हराता है। ये भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। कौन? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड क्या होता है? काफी ज्यादा शक्तिशाली। क्या हुई? अच्छा, हाँ, नागभट्ट सेकंड को जो होता है गोविंद तृतीय हराता है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली की बात की जाए राजा तो मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज होता है, यह क्या होता है? शक्तिशाली राजा। राष्ट्रकूट का कृष्ण सेकंड को क्या किया था? ये पराजित करता है। मिहिर भोज जो होता है राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय को पराजित करता है। और नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय जो होता है, इसको गोविंद तृतीय जो होता है नागभट्ट सेकंड को पराजित करता है। और मिहिर भोज जो होता है कृष्ण द्वितीय को पराजित करता है, हराता है। गोविंद तृतीय को हराता है। गोविंद तृतीय हराता है किसको? नागभट्ट सेकंड। अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो है लिख कर बता दिया गया है आपको गुर्जर प्रतिहार में। तो गोविंद तृतीय क्या करता है? गोविंद तृतीय नागभट्ट सेकंड को हराता है। मिहिर भोज शक्तिशाली राजा होता है और ये कृष्ण तृतीय को हराता है राष्ट्रकूट के। बताया नहीं था कि गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच हमेशा युद्ध चलते आ रहा था, जिसको ट्रिपलेट युद्ध, ट्रिपलेट वार, त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता था। मुस्का खाली मंद मंद। मिहिर भोज अपनी राजधानी कहाँ पर बनाता है? कनौज। काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और कनौज पर अटैक करके कनौज पर अधिकार कर लेता है और अपना राजधानी कहाँ पर बनाता है? कनौज में। अब देखिए यहाँ पर यह विष्णु का क्या था? भक्त था। विष्णु जी का क्या था ये? और आदि वराह का उपाधि धारण करता है। तो आदि वराह का उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार में कौन सा शासक था? तो क्या बताना है आपको? मिहिर भोज। क्या बोलना है? मिहिर भोज। राजशेखर यहाँ पर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। राजशेखर प्रतिहार या राजशेखर याद रखिएगा। राजशेखर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कवि था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कवि था राजशेखर, जैसे कालिदास थे। तो राजशेखर काव्य मीमांसा लिखता है, भुवन कोश लिखता है, बाल रामायण लिखता है, विदोसाल भंजिका लिखता है। ये सभी जो है बुक लिखता है। और इस वंश का अंतिम बात की जाएगी कि गुर्जर प्रतिहार का अंतिम कौन हो जाएगा? तो यशपाल। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम यशपाल जो हो जाएगा शासक हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस पर भी दिल्ली नगर की स्थापना की बात की जाएगी तो किसने किया था? तोमर वंश के नरेश अनंगपाल। तोमर नरेश अनंगपाल। फिर इसके बाद हम गढ़वाल या राठौर राजवंश के बारे में आते हैं। तो गढ़वाल या राठौर राजवंश में गढ़वाल या राठौर राजवंश के संस्थापक की बात की जाएगी तो इसके संस्थापक हो जाएगा चंद्रदेव। संस्थापक
चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी। इस वंश का शक्तिशाली राजा की बात की जाएगी तो गोविंद चंद्र हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यही में गड़बड़ाई हुआ, ठीक है। तो यहां पर गोविंद चंद्र क्या हो जाएगा इस वंश का शक्तिशाली, गढ़वाल का शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र। पूछेगा संस्थापक, जयचंद। वाह वाह वाह, थप्पड़ बाजी नो खींच के। चंद्रदेव, गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी। और वंश के शक्तिशाली बोलेगा तो गोविंद चंद्र, चंद्रवंश के गोविंद चंद्र। गढ़वाल या राजवंश जो है राठौर, इसके संस्थापक चंद्रदेव और शक्तिशालियों बोली तो गोविंद चंद्र। इसका मंत्री लक्ष्मीधर, कौन था मंत्री? लक्ष्मीधर। काफ़ी ज़्यादा विद्वान था वह, क्या था? प्रकांड पंडित था, काफ़ी ज़्यादा विद्वान था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। लक्ष्मीधर जो था कौन सा? कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी, कौन थी? कुमार देवी। सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार का निर्माण करवाई थी। सारनाथ में क्या? धर्म चक्र जीन विहार का निर्माण करवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय जो होता है स्वयंवर से किसको उठा लेता है? संयोगिता को, जो किसकी बेटी थी? जयचंद की। और इस वंश का अंतिम शासक भी कौन होता है? जयचंद। कौन होता है? जयचंद। और इसको मार कौन देता है? गोरी, मोहम्मद गोरी मार देता है 1194 में। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। किस युद्ध में? तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। इसके बाद आता है हमारा चौहान या चौहान वंश। तो इसके संस्थापक कौन रहते हैं? वासुदेव। थापड़ बाजी अभी। चौहान वंश के संस्थापक, कंड वंश के संस्थापक, याद रखिएगा, कंड वंश वासुदेव, चौहान वंश वासुदेव। इसकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय जो होता है, अजय राज द्वितीय अजमेर कर देता है। अजय राज द्वितीय अहिच्छत्र से अजमेर कर देता है। और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, याद रखिएगा। शक्तिशाली बात की जाएगी, राजा कौन था? तो विशलदेव, विग्रहराज विशलदेव, अणुराज के पुत्र विग्रहराज, फोर्थ विशलदेव या विशलदेव इसको बोलते हैं, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था। क्या लिखा था? हरिकेली, याद रखिएगा। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। ये किसका पुत्र था? अणुराज का पुत्र था। किस वंश से था? चौहान वंश से था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। बार बार बोल के याद कीजिए। सोमदेव जो था विग्रहराज फोर्थ के क्या था? राजकवि। क्या था? राजकवि था। और ये जो है ललित विग्रहराज नाटक की रचना करता है। सोमराज क्या करता है? सोमदेव ललित विग्रहराज। किसका कवि था? विग्रहराज विशलदेव या विग्रहराज फोर्थ की ये कवि था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा एक विद्यालय बना था। विग्रहराज फोर्थ जो होता है क्या करता है? विद्यालय बनवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अभी देखते हैं आप लोग, वो एक मस्जिद में तब्दील हुआ है। लेकिन विग्रहराज जो था क्या किया था? एक विद्यालय बनाया था। जिस पर एक कैसे पता चलता है? तो उस पर संस्कृति के हरिकेली जो बुक है, कौन लिखा है हरिकेली? विग्रहराज विशलदेव। अभी न पढ़ा रहा बंदर? विग्रहराज विशलदेव, विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव भी बोलते हैं। वह एक बुक लिखता है, ग्रंथ लिखता है हरिकेली, जो संस्कृत में नाटक था, नाटक। और उसी का कुछ अक्षर जो है 2.5 दिन के झोपड़ा पर दिखाई देता है। तो बोला जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था पहले क्या था? विद्यालय था। और किसने बनाया था?
विग्रहराज या विशलदेव फोर्थ, ठीक ना। और ये जो था विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव, शक्तिशाली शासक था किसका? चौहान वंश के। बार बार पीछे जाओ, याद करो। पृथ्वीराज तृतीय जो होता है इस वंश का क्या होता है? अंतिम शासक। पृथ्वीराज थर्ड जो होता है इस वंश के अंतिम शासक होता है। और वहीं पृथ्वीराज होता है जयचंद की बेटी कौन? संयोगिता को उठाकर शादी करता है। और ये जो है पृथ्वीराज मूवी है अक्षय कुमार को, उसमें आपको अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। पृथ्वीराज के एक जो होता है राजकवि चंद्रवरदाई। कौन होता है? पृथ्वीराज का एक राजकवि होता है चंद्रवरदाई, और उसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो के आधार पर ये मूवी बनाई गई है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज रासो बुक जो है इस पर पृथ्वीराज के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। चंद्रवरदाई ने लिखा है इसको। रणथंभौर में जैन मंदिर का जो है निर्माण कौन कराता है? पृथ्वीराज तृतीय। जैन मंदिर का शिखर मतलब ऊपरी वाला भाग। तो यहाँ पर रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर यानी ऊपरी भाग का निर्माण जो होता है कौन कराता है? पृथ्वीराज तृतीय। और तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में होता है। तराइन का सेकंड युद्ध कब होता है? 1100। प्रथम युद्ध में कौन विजेता बनता है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज और किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में होता है। पहला जो होता है कौन जीतता है? पृथ्वीराज तृतीय जीतता है। सेकंड में कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और एक और था जिसमें गौरी जीता था, चंदावर के युद्ध, जिसमें कौन हारा था? जयचंद, और उसको मार दिया गया था जयचंद को। और जयचंद किस वंश से संबंधित है? गढ़वाल वंश। परमार वंश देखिए, परमार वंश तो परमार के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार के संस्थापक, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज होते हैं। इसकी राजधानी होती है धारा नगरी। क्या होती है इसकी राजधानी? धारा नगरी, उज्जैन जिसको बोलते हैं। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी उज्जैन। उपेंद्र उज्जैन, याद रखिए, उपेंद्र उज्जैन। तो परमार वंश, परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी उज्जैन। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा की बात की जाएगी तो राजा भोज। राजा भोज शक्तिशाली राजा हो जाएगा किसका? परमार वंश। बताओ परमार वंश के शक्तिशाली राजा कौन था? रड गरम करके लो, रड गरम करके 5 लेकर बॉडी में अंदर बाहर होगा ना तो समझ में आएगा। बैठे तो यहाँ पर दिमाग लगाओ, तुम बोलो। यो गायब के लिए का ही ज्यादा करता है। कौन हो जाएगा रे? तो नाखून कटे के बाद तो घर नहीं कटे के तारा हाथ ना अंजोरा में नाखून कटाइल बड़ो कल 1 घंटा मेहनत कर तारा के नाखून कटे कटी। ये अच्छा से लौकी हो जाए, चला हो जाए, बढ़िया से लौकी एक और साफ हो जाए। तो यहाँ पर परमार वंश का शक्तिशाली राजा कौन हो जाता है? परमार वंश के संस्थापक कौन होता है? उपेंद्र राज। राजधानी क्या होती है? उज्जैन। अच्छी तरीके से बार बार पेज पलटिए, दिमाग को पलटिए। नैषधीय चरित्र एक बुक है, उसके लेखक हो जाते हैं श्रीहर्ष। कौन होते हैं? श्रीहर्ष। एक और बुक होता है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, उसके लेखक होते हैं मेरुतुंग। एक बार पूरा बोर्ड जो है एक बुक लिखवाया जाएगा और सब याद करवाया जाएगा, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में बुक पढ़े हैं आप लोग। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर भी क्या लिखा था? बहुत सारा बुक लिखा था। कविराज की उपाधि भी किसको दिया जाता है? राजा भोज को, क्योंकि ये भी क्या किया था? बहुत सारा बुक लिखा था। भोज जो होता है अपनी राजधानी में बुक लिखता है, मतलब ये क्या था? ज्यादा
ज़्यादा ज्ञान पर ध्यान दे रहा था। तो सरस्वती मंदिर का जो बोला जाएगा कि सरस्वती मंदिर का जो होता है भोज, राजा भोज होता है, अपनी राजधानी में क्या करता है, निर्माण करवाता है। संस्कृत विद्यालय भी यहीं पर खोलता है ये। फिर इसके बाद मतलब ये परमार वंश के राजा देख रहे हैं हम लोग कि लेखक भी बन रहे हैं, उसके बाद शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसके पहले हम लोग पाल वंश में भी देखे थे। गोपाल जो था उदयपुर विश्वविद्यालय का स्थापना करवाता है। फिर धर्मपाल जो होता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है, सोमपुरी महाविहार का निर्माण करवाता है। तो ये जो शासक थे, ये जो वंश था, शिक्षा पर अधिकतर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यहाँ पर त्रिभुवन नारायण का मंदिर जो होता है चित्तौड़ में कौन बनाता है, तो राजा भोज। राजा भोज होता है चित्तौड़ में क्या करता है, हाँ, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करता है। त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन आ गया, इसका मतलब किससे कनेक्ट करना है, भगवान विष्णु से या शिव से। नारायण आ गया तो भगवान विष्णु से, और त्रिभुवन भी आ गया है, दोनों भगवान से है, पता नहीं। परमार वंश के बाद कौन आता है, तोमर वंश। परमार वंश के बाद तोमर वंश, इसके बाद जो होता है सोहमान या चौहान वंश। और अंत में 1297 में जो होता है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नसरत खां और उलुग खां। कौन, नसरत खां, उलुग खान जो होता है किस पर अधिकार कर लेता है, मालवा पर। किस पर अधिकार, मालवा पर अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। और हम लोग देखे थे उस तरफ भी मलिक काफूर जो यादव वंश के किसको, रामचंद्र को अपने अधीन करता है। फिर एक शासक को मार भी देता है, वैशाल वंश के, मार देता है। चंदेल वंश इसके बाद आता है। तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर कौन आती है, चंदेल वंश। कौन सी, चंदेल वंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो होता है जिजाक भुक्ति था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक बोला जाएगा तो ननुक। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक हो जाएगा, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ होती है, खजुराहो। खजुराहो का टेम्पल कहाँ पर, खजुराहो है मध्य प्रदेश, खजुराहो। इस प्रांत में इसकी राजधानी कहाँ थी, कलिंजर या मोहबा जिसको बोलते हैं, कलिंजर या मोहबा में थी, ठीक ना। बाद में राजा धंग जो होता है कलिंजर से खजुराहो बनाता है। चंदेल वंश का प्रथम प्रतापी स्वतंत्र शासक कौन हो जाएगा, यशोवर्मन। कौन हो जाएगा, यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर जो प्रतिहार के राजा थे देवपाल। कौन था, देवपाल। गुर्जर प्रतिहार के जो राजा था कौन, देवपाल। उसको क्या करते हैं, हरा देते हैं। तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा जो होती है उसको कहाँ पर लेके आते हैं, विष्णु मंदिर में, और विष्णु मंदिर की स्थापना करते हैं। धंग जो होता है जिनानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, और कंदरिया महादेव का भी मंदिर का जो होता है निर्माण करवाता है। यानी धंग जो होता है भगवान शिव का क्या होता है, पुजारी होता है, भक्त होता है। गंगा जमुना के संगम पर ये शिव जी की आराधना करते हुए अपनी जान को क्या कर देता है। इसके पहले भी हम एक लोग ऐसे ही राजा देखे थे। कौन सा राजा, चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक कौन सा, एक राजपाल की हत्या कर देता है। उसका नाम था त्रिलोचन पाल। कौन सा, त्रिलोचन पाल। तो चंदेल के शासक विद्याधर, कनौज में जो गुर्जर प्रतिहार शासक था उसके त्रिलोचन पाल को क्या कर देता है, हत्या कर देता है। क्यों किया था, क्योंकि महमूद गजनवी जब भारत पर अटैक कर रहा था तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था वह। विद्याधर ये अकेला ऐसा भारतीय शासक था जो महमूद गजनवी के विरोध करता है, उसका सामना करता है जब अटैक वो कर रहा था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना किया है। कौन सा, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किया है। इन्होंने मोहबा के समीप कृति सागर जलाशय का भी निर्माण किया है। कीर्तिवर्मन तो कृति सागर। अलाउद्दौल दो सेना नायक बताया गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दौल दो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली सेना नायक होते हैं, किसके दरबार में रहते हैं,
हाँ, परम देव के दरबार में रहते थे, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक होते हैं। लेकिन जब युद्ध होता है किसके साथ? संयोगिता को कौन लेके गया था? पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय के साथ जब युद्ध होता है तो ये दोनों जो होते हैं मारे जाते हैं, अलाउद्दीन। चंदेल वंश का अंतिम शासक जो होता है कौन होता है? ब्रह्मदेव। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक जब अटैक करता है तो उसकी अधीनता को ये स्वीकार कर लेते हैं। और मध्यकालीन भारत में पढ़िएगा गुलाम वंश के स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यही इसी के आदित्य को ये क्या कर देता है? अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इस पर इसके मंत्री अजय देव जो होता है इसकी हत्या कर देता है। अजय देव जो किसकी हत्या कर देता है? ब्रह्मदेव को, कुतुबुद्दीन के ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। उधर एक और राज्यपाल जो था कौन था? त्रिलोचन पान। वह किसकी अधीनता को स्वीकार किया था? तो आत्मसमर्पण कर देता है जब महमूद गजनवी अटैक करा था भारत पर, तो इसलिए मार देता है विद्याधर। इसके बाद सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य शासक हो जाते हैं। तो सोलंकी वंश का स्थापना जो होता है मूलराज प्रथम करता है। सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम, राजधानी अहिलवाड़ थी। और मूलराज प्रथम जो था शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को? शैव धर्म को। भीम प्रथम के शासन में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। भीम जब प्रथम शासन कर रहा था तो उसी के शासनकाल में महमूद गजनवी जो था वह महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करता है और बहुत सारा आभूषण जो होता है लेके जाता है। उसमें बताया जाता है बहुत सारा आभूषण सोमनाथ मंदिर में था। भीम प्रथम के सामंत बिमल कौन थे? बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन बनाता है? तो बताइएगा भीम प्रथम के सामंत। सामंत बतैले रही ना, शासक मेन कुछ और होगा और उसको शासन दिया जाएगा। तो बिमल प्रथम जो होता है क्या करता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करता है माउंट आबू पर्वत पर। सोलंकी वंश का पूछा जाएगा कि शक्तिशाली, तो जय सिंह सीधाराज। जय सिंह सीधाराज हो जाएगा सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन मंदिर हेमचंद्र। प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा? जैन मंदिर बोलते हैं। जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। तो हेमचंद्र किसके दरबार में? दरबार में रहते थे। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो होता है कौन सा है? सोलंकी वंश के शासनकाल में हुआ था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में? यही सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सीधाराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना किया था। क्या किया था? पूर्वजों की मूर्तियों की स्थापना किया था माउंट आबू पर्वत पर जय सिंह सीधाराज। और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। किसका? सोलंकी वंश का। सोलंकी शासक कुमारपाल कौन से धर्म को? जैन धर्म को मानता था। और जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? कुमारपाल। और एक होता है कुमार गुप्त। गुप्त वंश में सोलंकी वंश का अंतिम बोल दिया जाएगा तो भीम द्वितीय। और भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी जो है सोमनाथ पर आक्रमण करता है। और सोलंकी वंश के बोलेगा स्थापना तो मूलराज प्रथम। और अंतिम बोलेगा तो भीम द्वितीय। और फिर इसके बाद इसके सामंत जो होते हैं लवण प्रसाद गुजरात में क्या करते हैं? बघेल वंश। कौन से वंश? बघेल वंश की स्थापना करते हैं। और बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक होता है। और इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का मुकाबला किया था। का समझ में कुछ और नहीं है, सब बाउंस होता है।
समझ में कैसे आई? जो दिन पढ़ावा जाता है वो दिन रहबा तब न भाई। अब ऊपर ऊपर सब मारा जाता है, सब घी छाना जाता है, दही पहले ही हो गई पहले ही से। एक ही दिन में 8 गो वंश चलाता है तो समझ में कहाँ से आई? एक दिन में 1 वंश चलाता तो दिन गायब रहता रहा। फिर इसके बाद बघेल वंश के कर्ण सेकंड जो होता है गुजरात का क्या होता है? अंतिम हिंदू शासक होता है। और ये जो होता है अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का सामना करता है। पेज पलाटिएगा घर पर भी समझ में आएगा। यहाँ सुन कर जाना है कहानी की तरह, जाके घर पेज पलाटो तब समझ में आएगा, या पेज पलाट के घर से ही तब ये समझ में आएगी। कलचुरी वंश इसके बाद आता है। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल होता है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल होता है। इसकी राजधानी त्रिपुरी। इसकी राजधानी क्या होती है? त्रिपुरी। कलचुरी वंश त्रिपुरी कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन होता है? गंगेय देव। कौन था? गंगेय देव। और कौन सा उपाधि धारण करता है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और कुछ स्वर्ण सिक्का भी जारी करता है ये। कलचुरी वंश का बोला जाएगा कि शक्तिशाली राजा तो कर्णदेव। क्या बोलिएगा? कर्णदेव। कलिंग पर विजय प्राप्त की और कौन सा उपाधि धारण करता है? कलिंग पर विजय प्राप्त करके कर्णदेव कौन सा उपाधि धारण करता है? तो याद रखिएगा, त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति कर्णदेव जो होता है कलिंग पर आक्रमण करके जीत कर उपाधि धारण करता है। और कलिंग पर अटैक करके कौन राजा जो था युद्ध छोड़ देता है? राजा अशोक। इसके बाद थोड़ा सा आता है हमारा प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो होता है, याद रखिए कलचुरी दरबार में भी रहते थे। सिसोदिया वंश एक होता है हमारा। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को क्या बोलते थे? सूर्यवंशी, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। और मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। और अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का उल्लेख, विजय स्तंभ का निर्माण जो होता है कौन करता है? राणा कुंभा। राणा कुंभा जो होता है चित्तौड़ में क्या करता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। एक और याद रखना है, खतौली का युद्ध 1518 खतौली का युद्ध जो होता है 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और इसी के साथ एंशियंट हिस्ट्री और इसका रिवीजन जो होता है पूरी तरीक़े से समाप्त होता है। अब बताओ चौहान वंश के या चौहान वंश के संस्थापक? चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। थप्पड़बाजी। कंड वंश के संस्थापक वासुदेव। राठौर वंश के संस्थापक या गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। चंद्रदेव। और शक्तिशाली पूछेगा तो गोविंद चंद्र। ठीक है। और गोविंद चंद्र के ही एक थे मंत्री लक्ष्मीधर, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी थे और कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किए थे। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन। और इसके शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। कारकोट के दुर्लभ वर्मन, उत्पल के अवंती वर्मन और लुहार वंश के संग्राम राज। ये बताया गया है लुहार वंश। ये तीनों वंश जो था कहाँ पर एक्टिव था? कश्मीर में। और ये कहाँ से जानकारी मिलती है? राज तरंगणी से। राज तरंगणी के लेखक कलहण। ठीक है। और कलहण जो थे हर्ष के ही शिष्य थे। हर्ष थोड़ा सा समझा देते थे इसको। तो बोले जाएगा कारकोट दुर्लभवर्धन, उत्पल अवंती वर्मन, लुहार संग्रामराज। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट। 3 को बताना है, ज़्यादा डीप में पूछेगा। ओए क्या हिला रहा है? हर्षवर्धन। ठीक है, सॉरी हरिश्चंद्र। वास्तविक पूछेगा वत्सराज। और लूसेंट के हिसाब से वनडे एग्जाम में पूछेगा तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट सेकंड को कौन हराया था? गोविंद तृतीय। किस वंश से था? राष्ट्रकूट वंश से था। गुर्जर प्रतिहार का शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। और मिहिर भोज शक्तिशाली राजा था और कनौज पर अधिकार किया था। और ये जो था राष्ट्रकूट के एक शासक को हराया था। कौन सा? कृष्ण तृतीय को हराया था।
तो दिमाग में बार बार रिवीजन करबा, आवत जात रहब ऐजा, तब दिमाग में ख्याल आई जगदीशपुर कैसे जाए जाला, छोटी चुकी रह तो सोचत रह कैसे जाया जाएगा जगदीशपुर, अब जइयो हंसवाडी, फिर हंसवाडी से तेनुनी, तब जीवो जगदीशपुर। तो जब भी रास्ता में चल रहे थे सही चला था नू, सही चला था नू, आ रहा था स्टार्टिंग में। जब भी बाइक सीख रहे थे स्टार्टिंग में आ रहा था गियर कहाँ बा, एक गियर में भी है कि ना, 2 गियर में भी है कि ना, 3 गियर का हो गई, ज़्यादा एक्सीलेटर का हो गई। स्टार्टिंग में हमारा ध्यान जो था एक्सीलेटर पर था, क्लच पर था, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तब ध्यान जो होता है आपका मंजिल पे हो जाता है, कहाँ जाना है। उसी तरीके से ये बुक है, इसी तरीके से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, तब समझ में नहीं आएगा। सपनों में पूछिए कि बाणभट्ट के रहे, बाणभट्ट के लेखक बाणभट्ट कौन कौन से बुक लिखे थे, बता दे सपनों में। अब समझ में जब बाइक चलाना सीख जाता है इंसान तब आता है समझ में, या कभी भी ध्यान में आता है क्लच में कितना गियर में भी, या कभी कभी आदमी सोच लेता है, एक्सीलेटर पे ध्यान आता है, आदमी सोचता है दूसरा बात। जब अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है तो बाइक पर ध्यान नहीं आता है, बाइक पर बैठते हैं दूसरा बात सोचना होता है बाजार में का लेवे के बाद। लेकिन जब नहीं सीखता है इंसान तो बाजार जाने से पहले देखता है कि एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं खेनू, क्लच कर नंबर में बिया ज़्यादा, हाँ यही कर लगल, तो दिमाग में ये चलता है बाइक वाले के बारे में। लेकिन जब सीख जाते हैं तो मंजिल पर ध्यान होता है या दूसरी बात सोच लेते हैं। उसी तरीक़े से किताब को उसी तरीक़े से पढ़िए, जब इसी तरीके से पढ़ने लगेंगे, बार बार इस पर आने जाने लगेंगे, तब यो जानी कि रोज़ की यात्री बा दिमाग में क्या कर देगा, इंस्टॉल करवा देगा। नींदों में बड़ा उठा के अगर पूछ दिलस गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक के हटे आ जाइए, लेकिन अब 20 महीना पे बाद एक खाली पाना पलटले बड़ा, फिर ओकरा 20 महीना बाद एक फिर गोल बड़ा, तो तरह के चिन्ह था भुला गई बता रहे और तुम्हें एक भुला गई बड़ा। तो बार बार एक से भेंट करत रह, तब ही तारा से भेंट करी, तब वर्दियो तारा से भेंट करी। जाइल लूसेंट अच्छी तरीके से पकड़ बनाइए लूसेंट पर, ठीक है। लूसेंट जो है बिहार का अधिकतर एग्जाम निकलवा देगा आपका, बिहार का क्या कोई भी एग्जाम। तो हम लोग अब चलेंगे मध्यकालीन भारत पर कल से, और कल से जो होगा बायोलॉजी भी स्टार्ट होगा, और एक और बुक स्टार्ट होगा बायोलॉजी के अलावा। अब जितना हो सके जल्दी जल्दी में ख़त्म करेंगे, क्योंकि पार्ट 37-38 बन गया है, मतलब 2 महीना में हमने के एनसीईआरटी हिस्ट्री का लिपड़ बन जाए 22 को 23 को पेज, तब थोड़ा ज़्यादा होगा। मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ेंगे, और मध्यकालीन भारत में हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे, 1 पेज और 2 पेज कंप्लीटली। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग 1 घंटा 2 घंटा इसी तरीका से लूसेंट चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब जल्दी जल्दी समाप्त कीजिए लूसेंट, और फिर इसके बाद खाली रिवीजन होगा। तो मध्यकालीन भारत और बायोलॉजी 2-2 पेज इसी तरीके से देखना है। अब 3 घंटा लगे चाहे 4 घंटा लगे, खा के इसी तरीके से 7 बजे आइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम आ रहा है अब। चलिए।